वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। अब केमिकल सेक्टर को लेकर कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अब वो पॉजिटिव है, इतना हम इस पर से श्योर एंड शॉर्ट बोल सकते हैं कि केमिकल सेक्टर्स के जो स्टॉक है आज बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आप अगर यहाँ आरती इंडस्ट्री देखेंगे तो आज आरती इंडस्ट्री भी 1.5% से ज़्यादा से की तेज़ी में हमें देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम दीपक नाइट्रेट की बात करें तो दीपक नाइट्रेट भी आज 1.35% की तेज़ी में ही था। अच्छा स्टॉक आज दीपक नाइट्रेट का भी परफॉर्मेंस देखने को मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम ये बोल सकते हैं। टाटा केमिकल की बात की जाए तो टाटा केमिकल में भी आप देख सकते हैं 1.89% से आज स्टॉक तेजी में ही देखने को मिला। उसके अलावा एसआरएफ की बात करें हम तो एसआरएफ लिमिटेड भी आज 0.88% के तेजी में ही देखने को मिला है। अतुल की बात करें अतुल लिमिटेड की तो अतुल लिमिटेड भी आज 0.20% से ही सही पर पॉजिटिव नोट पर ही क्लोजिंग दिखाई है। उसके अलावा हम विनय केमिकल्स की बात करें तो इसमें भी हमें जो है विनयल केमिकल में भी आज हमें तेज़ी ही देखने को मिली है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आज केमिकल के सारे ही स्टॉक अच्छे तेज़ी में थे। डेफिनेटली इसमें एक अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ ही हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते कि हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल स्टॉक्स के प्राइस है ये हमें आज तेज़ी में देखने को मिले। लेकिन क्या ये तेज़ी बनी रहेगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो तेज़ी थी आज स्टॉक्स में, इसके पीछे का रीज़न क्या था। इस तेज़ी के पीछे का रीज़न था इजराइल हमास वॉर। जी हाँ, जो एसआरएफ है, टाटा केमिकल और अदर केमिकल स्टॉक्स जो आज रेज हुए हैं, प्राइस इंक्रीज हुई है, इसके पीछे का रीज़न था इजराइल हमास वॉर। अब वॉर जो चल रहा है उससे इफ़ेक्ट बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, डेफिनेटली निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी तरह से। अभी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट केमिकल स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है, और वो क्या है अगर हम वो बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इजराइल है वो रफली सप्लाई करता है 30% ऑफ बोमीन। जी हाँ, 30% ऑफ बोमीन। अब आप सोचेंगे बोमीन क्या है, तो ब्रोमीन जो है ये एक कंपोनेंट है जो कि डेड सी से जनरली मिलता है और ये केमिकल्स में यूज़ होता है, हम ये बोल सकते हैं। और जो 30% जो बोमीन है ये इजराइल पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसका निगेटिवली इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिला कि इसके जो प्राइजेस है वो क्लेम करें यानी बढ़े हैं, करीबन 4% से आज हमें प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि इजराइल का जो ये वॉर चल रहा है, ये वॉर में एलिमेंटल जो ब्रोमाइड है, ये वॉर में हम कह सकते हैं रेस हुआ, यूज़ हुआ, या उस वजह से, या ये जो उनकी सिचुएशन है इजराइल की, इसके चलते ये प्राइस बोमीन का बढ़ा है। अब ये बोमीन का जो प्राइस बढ़ा है इसका इम्पैक्ट क्या है अगर हमें ये देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डोमेस्टिक का जो एक JM फाइनेंशियल्स है। अब JM फाइनेंशियल्स क्या है, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनकी रिपोर्ट्स आती है और ये रिपोर्ट्स डेफिनेटली हमें कम ज़्यादा तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट करते हुए डेफिनेटली देखने को मिलती है। इट मे बी इट्स नॉट इम्पैक्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट हमें शॉर्ट टाइम में डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलता है स्टॉक्स पे। तो जो JM फाइनेंशियल्स है, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो करंट ऑनगोइंग सिचुएशन है इजराइल की तरफ से क्रिएट की गई, तो इसमें अनसर्टेनिटी है कि प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और सेल्स ये बोमीन का कब तक डेड रहेगा या कब तक नहीं होगा या डेड सी से होगा। तो जब ये प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और सेल्स का कोई सर्टेनिटी बची नहीं है वॉर के सिचुएशन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है लार्जेस्ट सॉल्ट पैन है जो है वो अराउंड 50-55% बोमिन कैपेसिटी का यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है। अब जब ये लार्जेस्ट सॉल्ट पैन जो है ये 50-55% वर्ल्ड को बोमिंग कैपेसिटी में जो है अफेक्ट कर रहा है या देने के लिए अभी सक्षम नहीं है हम बोल सकते, तो
इजराइल जो रफली 30% का पूरे वर्ल्ड को बोमिन देता था, वो एक्सपोर्ट अब निगेटिव हो जाएगा, इम्पैक्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा वॉर सिचुएशन में। डेफिनेटली अभी जो है बोमिन का एक्सपोर्ट उनकी तरफ से होना पॉसिबल नहीं है, ये तो एकदम नेचुरल सिनेरियो है। उस वजह से जो प्राइजेस है ये डेफिनेटली करंट प्राइस $3.5 kg था, वो भी बढ़ने वाला है। और ये प्राइस बोमिन का जब बढ़ेगा तो केमिकल सेक्टर पे डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि जेएम फाइनेंशियल्स के रिपोर्ट में बताया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इंडिकेट्स उनके बताते हैं 0.4 किलोग्राम, ये $0.4 किलोग्राम के हिसाब से जो है बोमिन का प्राइस रिजल्ट 8% तक इंक्रीज होने के चांसेस है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आया है। ये मेरा अपना रिपोर्ट नहीं है। और जब ये होगा तो कॉस्ट ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स बढ़ेंगे, और रॉ इंग्रेडिएंट्स बढ़ेंगे, कॉस्ट अगर रॉ इंग्रेडिएंट्स की बढ़ेगी तो डेफिनेटली दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्री, अतुल, ये सब के इन सब के 20% से प्राइस जो है बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ बोमिन हो सकता है। अब ऐसे में अगर आपके पास, हम बोल सकते कि बोमिन नहीं है केमिकल सेक्टर पे, तो उनके पास इसको लाने के लिए उनके प्राइस बढ़ेंगे, उनके एफर्ट्स बढ़ेंगे, और वो हाई प्राइस पे बोमिन लेंगे तो उनके अपने स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। स्टॉक प्राइस तो वहाँ घटेगा नहीं। अगर मार्केट में डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, डिमांड और सप्लाई का रेशो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिमांड तो रहेगी बट सप्लाई का शॉर्टेज होगा, तो सप्लाई कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंपनी के भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपना घाटा नहीं करेगी। वो बोमिन अगर रॉ मटेरियल वो हाई कॉस्ट पे ले रही है तो ऑब्वियस से प्रोसेस मटेरियल जो भी वो सेल करेगी उनको भी कॉस्टिंग में इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो अपना रॉ मटेरियल अगर हाई कॉस्ट में ले रही है। सपोज अभी अगर उन्होंने 100 रुपीज़ का रॉ कॉस्ट लिया है तो ऑब्वियस है वो कम से कम 110 में सेल करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 100 में बाय करने के बाद वो 90 में सेल करेंगे। कंपनी अपना नुकसान डेफिनेटली नहीं करेगी। तो इस वजह से जो केमिकल सेक्टर है इनमें प्राइजेस में बढ़ हमें देखने को मिल सकती है। प्राइजेस अच्छे इफेक्ट जो है क्लेम कर सकते हैं। और स्पेशली जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से बताया गया है कि जो दीपक नाइट्रेट है ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के चांसेस है इस सिचुएशन में, इजराइल एंड हमास के वॉर के सिचुएशन में। साथ ही साथ आरती इंडस्ट्री और अतुल लिमिटेड जो है, ये 3 को स्पेशली रिकमेंड किया गया है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी रखते हैं या ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हम ये बात करें तो अभी जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है उनके लिए गुड न्यूज़ है, चांदी है, डेफिनेटली आगे बेनिफिट होगा। अब जिनको एंटर करना है वो ये न्यूज़ के साथ डायरेक्ट जाकर आपको स्टॉक में एंटर नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंडामेंटली स्टॉक को चेक कर लेना है। फंडामेंटली स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, उसका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं ये देखना है। और थर्ड ये भी देखना है कि स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस कितने हैं, कब आ सकता है, कौन से लेवल पे करेक्शन के चांसेस है। थोड़ा सा टेक्निकल व्यू चेक करने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपको बाय करना ही है तो लमसम अमाउंट नहीं लगाना है, थोड़ा स्टॉक में जाके कभी भी बाइंग करना है। अगर वन एंड ओनली बहुत बड़ा अमाउंट आप लगा लोगे, स्टॉक में करेक्शन आएगा, पैनिक हो जाओगे और फिर लॉस में बेचना पड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आप पे ना आए, इसीलिए स्टेबल माइंडेडली फंडामेंटली चेक कीजिए, फ्यूचर ओरिएंटेशन देखिए, टेक्निकल व्यू उसका एक बार टेक्निकल एनालाइज भी करना चाहिए, क्योंकि करेक्शंस के आसपास आपको बाय नहीं करना चाहिए। एक तो वंस तो आफ्टर करेक्शन बाय करो, करेक्शन होने के बाद, या करेक्शन को अभी बहुत समय है उस वक्त आप बाय कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी करना चाहिए, किसी भी तरह की लायबिलिटी अपने ऊपर रखकर स्टॉक्स को बाय करने में कोई सेंस नहीं होता। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।